सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 11 जनवरी। और आज हम सभी 11 जनवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार हम लोग 10 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, इसी के अंतर्गत अभी जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के पुदीमदका के अंदर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो नया सचिव है, ये भी किसे चुना जाएगा? तो देवजीत सेकैया को, और इनको निर्विरोध चुना जाना है। देश के सबसे युवा अंडर 19 जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस विजेता है, यह भी कौन बनी थी? तो मात्र साथियों 15 वर्ष की है, नाम है इनका हंसिनी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी साहब ने अभी पूरे भारत में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी थी? तो अखिल भारतीय चालक प्रशिक्षण संस्थान योजना। किस राज्य सरकार के द्वारा जो गुणोत्सव 2025 अभियान है, यह भी शुरू किया गया था? तो असम सरकार के द्वारा। गौणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली के बारे में बताया था मैंने आपको। इसकी शुरुआत अभी किसने की है? तो कर्नाटक सरकार ने। पूर्व जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी साहब, इनका जो स्मारक है, ये भी कहाँ पर राष्ट्रीय स्मृति परिसर में बनाया जा रहा है? तो राजगढ़ नई दिल्ली के अंदर। किस आईआईटी ने अभी एशिया के सबसे बड़ी जो सैलो बे बेसिन है, इसका उद्घाटन किया था? तो आईआईटी मद्रास ने। माउंट ईबू ज्वालामुखी के बारे में बताया था मैंने आपको। इसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था। ये किस देश के अंदर स्थित है? तो इंडोनेशिया के अंदर। हर घर लखपति योजना का जो संबंध है, ये किस बैंक से है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिवस से संबंधित पढ़ाया था कि हर साल जो विश्व हिंदी दिवस है, ये आपका कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों 10 जनवरी को। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन साथियों आपका रैंकिंग से संबंधित है, और पहला ही क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पे आप लोग स्टार मार्क करके रखिएगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जारी जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक है 2025, इसके अनुसार भारत की जो रैंक है, यह भी क्या रही है? तो पिछली बार की तरह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक है 85 रही है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दरअसल तो जो हेनले एंड पार्टनर्स है, इसी के द्वारा भी 2025 की पहली छमाही की पासपोर्ट रैंकिंग जारी की गई है। और इस रैंकिंग के अनुसार भारत का जो पासपोर्ट है, यह भी 85वें स्थान पर है। और अब साथियों भारत के जो पासपोर्ट धारक हैं, ये बिना वीजा के 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की बात करें तो पिछली बार की जैसे ही जो सिंगापुर का पासपोर्ट है, यह भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। जबकि सबसे कमजोर पासपोर्ट की बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, ये सबसे कमजोर है, और इसकी रैंक क्या रही है? तो 103। अब एक बार मैं आपको शीर्ष स्थान वाले देशों के पासपोर्ट के बारे में बता देता हूँ। तो हम लोगों को साथ टॉप 3 याद रखने हैं। टॉप 3 में पहला मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। दूसरा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो जापान का। और तीसरा दक्षिण कोरिया का है। अब ये रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो 2024 के साथ ही मैंने आपको जितनी भी रैंकिंग पढ़ाई है, वो आज मैं आपको सारी की सारी रिवाइज करा देता हूँ। क्योंकि रैंकिंग से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो याद करिए, सबसे पहले मैंने आपको पर्यटन विकास सूचकांक 2024 और जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2024, इन दोनों रैंकिंग के बारे में बताया था
और इन दोनों रैंकिंग में क्या है कि भारत की जो स्थिति है ये सेम रही थी, यानी कि 39वें स्थान पर था दोनों रैंकिंग के अंदर भारत। जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन सूचकांक है ये भी साथियों 2025 वाली जारी कर दी गई है, और इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी 10वीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पूछे, जिसे बोलते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसमें भारत की जो रैंक है ये 105 रही थी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो भारत इसमें इस बार 129वें स्थान पर था। इसके बाद मैंने को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दो रैंकिंग बताई थी, क्योंकि साथ ही जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये दो रैंकिंग को जारी करता है, जिसमें से एक रैंकिंग का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक, और दूसरी रैंकिंग का नाम है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी कि लैंगिक असमानता सूचकांक। जिसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें भारत ने पिछली बार की तुलना में एक रैंकिंग में सुधार किया था, और भारत इसमें 134वें स्थान पर आ गया था। और जबकि साथ ही जो लैंगिक असमानता सूचकांक है यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसमें भारत आ गया था इस बार 108वें स्थान पर। इसके बाद वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में बताया था मैंने आपको, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा था तो 42वें स्थान पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की रैंक रही थी 159। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत 49वें स्थान पर था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पूछे तो भारत रहा था इसमें 126वें स्थान पर। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स की बात करें तो भारत था 10वें स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक थी 23वीं। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें भारत रहा था 116वें स्थान पर। जेनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में भारत 5वें स्थान पर था। और अभी पहली बार वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी की गई थी, जिसमें भारत 176वें स्थान पर था। और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पूछे तो भारत रहा था इसमें 79वें स्थान पर। आई होप साथियों को 2024 की मैंने आपको जितनी भी रैंकिंग पढ़ाई थी वो सारी की सारी क्लियर होंगी। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 23वां जो दिव्य कला मेला है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये जो मेला है दिव्य कला, ये इस बार इसका 23वां संस्करण है, और आयोजन इसका कहाँ पर किया जाना है तो गुजरात के वडोदरा के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका साथ ही जो आयोजन है ये गुजरात के वडोदरा के अंदर जो अकोटा स्टेडियम है यहीं पर इसका आयोजन किया जाना है। अच्छा, आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाना है तो 9 से लेकर 19 जनवरी तक। और जबकि दोस्तों इसका उद्घाटन किया किसने है तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता राज्य मंत्री है नाम जिनका श्री BL वर्मा, इन्होंने ही 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। अब एक बार मेरे को महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में बता देता हूँ। ये दोस्तों आपको जो चारों सम्मेलन दिखाई दे रहे हैं ये मैंने आपको जनवरी 2025 के अंदर ही पढ़ा है। याद करिए अभी मैंने आपको 2 दिन पहले इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण के बारे में बताया था। इसका उद्घाटन किसने किया था तो ये कहते थे चिराग पासवान जी ने। एशिया के सबसे बड़े एयर इंडिया शो के बारे में बताया था 2025 वाले। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था तो कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर। वर्ष 2025 में अभी पहली बार जो वैश्विक ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी कौन कर रहा है तो अपना प्यारा भारत ही। और जो बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन है इसके शताब्दी समारोह का जो आयोजन है यह भी कहाँ पर हुआ था तो कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर। ये चारों के चारों जो आपको सम्मेलन दिखाई दे रहे हैं ये मैंने आपको 2024 के अंदर ही पढ़ा है। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का साथी आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को जो हिंद विरासत माह है इसके रूप में नामित किया है। तो ये जो साथियों अमेरिका का राज्य है जिसने भी अक्टूबर को हिंद विरासत माह के रूप में नामित किया है इसका नाम है ओयो। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी 9 जनवरी 2025 को क्या है कि जो ओयो राज्य के गवर्नर है जिनका नाम है माइकल डेविड, इन्होंने अमेरिकी राज्य
अक्टूबर में जो हिंद विरासत माह इसके रूप में नामित करने के लिए एक एसोसिएटेड पर हस्ताक्षर कर दिए। और अब क्या है साथियों, ये आधिकारिक रूप में कानून बन जाएगा जो कि 90 दिनों के भीतर लागू हो जाएगा। और अब अक्टूबर 2025 को जो ओयू है इसका पहला आधिकारिक जो हिंदू विरासत है ये माह होगा। बात करते हैं हम लोग ओहियो के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अमेरिका की राज्य है और ये स्थित कहाँ पर है, तो मध्य पश्चिमी क्षेत्र में। ओहियो की राजधानी पूछे तो ये कोलंबस है और ये अपने विविध सांस्कृतिक समुदाय के लिए जाना जाता है। बात करते हम लोग अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका की राजधानी साथी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ जो कि वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, तो डॉलर। और अब यहाँ के 47वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं ये कौन बन गए, तो ये बन चुके साथ डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ से साथियों एक क्वेश्चन आप लोग और याद रखिएगा कि जो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, यहीं पर जो आईएमएफ है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है ये यहीं पर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने था और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है। तो अभी राफेल तूफान के बाद भारत ने क्या है कि जो क्यूबा देश है इसको मानवीय सहायता भेजी है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और मानवीय सहायता के रूप में कुछ साथियों खाने पीने का सामान और कुछ जीवन रक्षक दवाइयाँ भेजी है। क्योंकि दोस्तों क्यूबा में क्या है कि अभी नवंबर 2024 में ही राफेल तूफान आया था और इस तूफान ने क्या है कि लगभग 8 लाख लोगों को प्रभावित किया है। बात करते हैं हम लोग क्यूबा के बारे में, तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देख लीजिए क्यूबा की। जितना भी दोस्तों मैंने आपको पार्ट मार्क कर रखा है ये आपका क्यूबा है। क्यूबा की यदि आप लोगों से पूछ ले कि राजधानी क्या है, तो ये आपकी हवाना। मुद्रा के चलती क्यूबा में तो क्यूबा पैसो। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो मैनुअल मोरेरो क्रूज, ये वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब आज का आप लोग पांचवा प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों से पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने भी सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जो कैशलेस उपचार योजना है यह भी शुरू की है। तो वैसे तो साथ इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप लोगों को इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी साहब। और इन्होंने क्या है कि भी सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस जो उपचार योजना है इसकी शुरुआत की है। और ये जो साथ कैशलेस उपचार योजना है इसके तहत सरकार क्या है कि 7 दिनों के लिए 1.5 लाख तक के उपचार का खर्च को कवर करेगी। लेकिन साथ ही इसमें एक कंडीशन है कि दुर्घटना के बारे में 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और याद रखिएगा, क्योंकि साथ ही खुद में एक न्यूज है मैंने अलग से टैप नहीं करी, इसी से संबंधित है। अभी हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, इन्होंने बताया कि 2024 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण क्या है कि 1.80 लाख लोगों की मौत हुई है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के छठवें प्रश्न की ओर। आज का छठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने था और महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो कि अभी लिथियम का भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है। तो ऐसा साथी जो देश है जो कभी लिथियम के भंडार के मामले में दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है, ये बन चुका भी चीन देश। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी साथी चीन को क्या है कि तिब्बत में लिथियम का भंडार मिला है। और अब कुल लिथियम की बात करें तो कुल लिथियम भंडार के मामले में चीन के पास 16.5% हिस्सा है। और चीन अब साथियों ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और जो बोलीविया देश है इनसे आगे निकल गया है। खाली साथियों एक ही देश है जिससे अब चीन पीछे है, जो कि चिली देश है। अब चिली के बाद चीन क्या है
कि लिथियम का भंडार वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़े देश बन गया है। बात करते हैं हम लोग लिथियम के बारे में। तो लिथियम के बारे में साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं। जैसे कि लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है ये 3 है। परमाणु द्रव्यमान पूछे तो 6.941 ग्राम है। लिथियम एक क्षार धातु है और ये सबसे हल्की धातु भी है। लिथियम को सफेद सोना भी कहा जाता है। और लिथियम का साथ जो इस्तेमाल है ये इलेक्ट्रिक वाहनों, सेल फोन में बैटरी बनाने और परमाणु ईंधन बनाने के लिए किया जाता है। अब आज का आप लोग सातवां प्रश्न, आज का साथियों आप लोगों से सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर अभी कौन सा स्थान मिला है। तो साइबर हमलों की बात करें तो इसमें भी भारत को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों ये जो रिपोर्ट है ये भी क्लाउड एस ईके के थ्रेड लैंडस्केप के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अभी साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पर है। भारत के साथ ही ऐसे 95 संस्थान हैं जिनका भी डेटा चोरी के आंकड़े सामने आए हैं। यदि आप लोगों से ये पूछे कि साइबर हमलों के मामले में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर कौन सा देश है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। और यहाँ पर कितने मामले सामने आए तो 140 मामले। और जबकि साथ ही तीसरे स्थान पर इजराइल रहा है और यहाँ पर कितने मामले सामने आए तो 57 मामले। अब बढ़ते हम लोग आज के 8वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आप लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय जो परमाणु संस्थान है इन पर लगे प्रतिबंधों को अभी समाप्त करने की जो घोषणा है ये किसने कर दी है। तो ये दोस्तों अमेरिका के द्वारा की गई है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों यदि आप लोगों को याद हो, हालांकि मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं कि भारत ने क्या है कि 2 परमाणु परीक्षण किए थे, जिसमें साथियों पहला जो परमाणु परीक्षण है 1974 के अंदर किया था। और किया कहाँ पर था, राजस्थान के पोखरण के अंदर, जिसमें साथियों पहले परमाणु परीक्षण को नाम किया गया था तो ऑपरेशन स्माइलिंग बन था। इसके बाद भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण और किया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में किया था 1998 के अंदर। और ये भी तो राजस्थान के पोखरण के अंदर ही किया था और इसे नाम किया गया था तो ऑपरेशन शक्ति। और दूसरा जब साथी जो परमाणु परीक्षण किया गया था तो इसके बाद जो अमेरिका है इसके द्वारा भारतीय जो परमाणु संस्थान है इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि सर 2008 के अंदर क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता भी हुआ था और इस समझौते को नाम किया दिया था तो 1, 2, 3 समझौता। और इस समझौता में भारत की ओर से तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, और अमेरिका के जो जॉर्ज बुश थे इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और इस समझौते में कहा गया था कि भारत जो यूरेनियम है इसका उपयोग खाली ईंधन के तौर पर या फिर बिजली बनाने में कर सकता है। और इसी पर से क्या है कि भी भारत के प्रतिबंध हटा दिया अमेरिका ने। अमेरिका के बारे में आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। आज का दोस्तों आप लोगों से 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी भारतीय नौसेना में छठी जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है ये शामिल कर ली गई है। आपको ये बताना है कि छठी स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी है इसका नाम क्या है। तो ये छठी साथी जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है इसका नाम है INS बागसीर। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दरअसल मुंबई का जो मजगांव डॉट शिपबिल्डर लिमिटेड है इसने क्या है कि प्रोजेक्ट जो 75 था इसके तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बनाई थी। इनमें से 5 जो पनडुब्बियां हैं ये भारतीय नौसेना को सौंपी जा चुकी है। और अब 6वीं जो पनडुब्बी है जिसका नाम INS बागसीर इसको भी सौंप दिया है। पहले में लोग प्रोजेक्ट 75 की बात कर लेते हैं तो इसके साथ जो शुरुआत है ये साल 1997 में रक्षा मंत्रालय ने की थी। और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी थी तो 43,000 करोड़ रुपए की। बाकी के साथ ही 5 पनडुब्बी और देख लेते हैं हम लोग। 5 पनडुब्बी कौन कौन सी है तो पहली साथी जो पनडुब्बी थी ये थी INS कलवरी। दूसरी कौन सी थी तो INS खंडेरी। तीसरी थी INS करंज। चौथी थी INS वेला। पांचवी थी INS बागी। और छठवीं अब कौन सी शामिल कर ली गई है तो INS बागसीर। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें प्रश्न की ओर।
ये आज का दोस्तों आपका आखिरी क्वेश्चन है। और आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 1020 मेगावाट की जो पुनाद सांगजू सेकंड जल विद्युत परियोजना है, यह भी किस देश में विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है अभी भूटान के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी भारत सरकार के स्वामित्व वाली जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, इसने भी भूटान में 1020 मेगावाट की पुनात सांगजू सेकंड जल विद्युत परियोजना की अभी 2 इकाइयों को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। और ये जो साथी परियोजना है, ये पुनात सांगजू नदी पर विकसित की जा रही है। पुनात सांगजू नदी के नाम बात करें तो इसे संकुश नदी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग भूटान के बारे में। तो पहले आप लोग भूटान की लोकेशन देखें मैप के ऊपर। जितना भी दोस्तों मैंने आपको ब्लैक कलर से पार्ट मार्क कर रखा है, ये आपका भूटान है। भूटान की जो सीमा है ये भारत में 4 राज्यों के साथ लगती है। एक तो ये लगती है अरुणाचल प्रदेश के साथ, दूसरी अपनी जो सीमा साझा करता है ये पश्चिम बंगाल के साथ करता है, तीसरी इसकी सीमा लगती है सिक्किम राज्य के साथ, और चौथी ये जो सीमा बनाता है ये बनाता है असम के साथ। भूटान की राजधानी की बात करें तो ये थिम्पू। मुद्रा के चलते है तो नगुल तरम। भूटान के राजा कौन है? तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू। और प्रधानमंत्री कौन है? तो शेरिंग टोब्गे। अब भूटान से संबंधित मैं आपको 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न और बताता हूँ। याद करिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम तो ऑर्डर ऑफ द ड्रू ग्यालपो, इससे सम्मानित किया था भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू ने। और भूटान क्या है कि आवारा कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भी बना था। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब ये दोस्तों आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि फरवरी 2025 में अभी गर्भाशय गरीब के कैंसर से निपटने के लिए कौन सा ऐसा देश है जो कि अभी HPV टीकाकरण अभियान ये शुरू करने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।